आंदोलन चल रहे थे उसमें दे रहे थे। अब इसका कारण क्या था? क्या कारण था कि ये जो सहयोग था जन आंदोलन, वो धीरे-धीरे पूरे देश का आंदोलन मानने लगे थे। तो क्या ऐसी घटनाएँ हुई? 3 घटनाएँ हुई थी जिसके कारण लोगों का गुस्सा जो था ब्रिटिशर्स रूल के अगेंस्ट में शुरुआत हुई। पहला था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। पहला कारण था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण जो भारत की सिचुएशन थी उस समय इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और जो राजनीतिक सिचुएशन थी उसके ऊपर बहुत बड़ा उसके ऊपर असर पड़ा। It laid a huge rise in the defense expedition of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर एक बड़ा सा जो खर्च था वो सैनिक या जो डिफेंस का था, सैनिक जो एक्सपीडिशन हो रहे थे, युद्ध की जो खर्चे हो रहे थे, उसका एक्स्ट्रा उनका जो दबाव था वो भारत सरकार की ओर लगने लगा। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट। इसके लिए जो भारत सरकार मतलब ब्रिटिशर्स जो उस समय हमारे देश के ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने उस एक्सपीडिशन उन खर्चों की जो वापसी थी, यानी कि उन खर्चों को कैसे वापस लिया जाए, उसकी भरपाई की जाए, उन्होंने क्या कर दिया कि जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो इनकम लोगों की हो रही थी, उनके सैलरीज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और जो प्रॉफिट हो रहे थे बिज़नेस, उनके ऊपर भी उन्होंने जो टैक्स लगा रहे थे, वो पहले से ज़्यादा 3 गुना बढ़ा दिया। और इसके अलावा क्या किया, इंक्रीज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड ऑफ वार सप्लाई। इसके अलावा जो मिलिट्री के जो खर्चे थे, उनको भी बढ़ा दिए, और उसमें उसका जो खर्चों का जो क्या बोलना चाहिए, जैसे वापस लेते हैं उस खर्चों की जो वापसी भरपाई, वो भी लोगों के द्वारा ली जाने लगी, एंड डिमांड ऑफ वार सप्लाईज। और इसके अलावा लोगों से, जैसे कि यहाँ के जो आयरन स्मिल्टर से, उनसे भी मांग की गई कि वो ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, जैसे कि रेलवे स्लीपर्स हो गए या वीवर्स हो गए, उनको कि आप पटरियों का ज्यादा निर्माण करो, ताकि लोग जो है वहाँ यूरोप में जो सप्लाईज हो रही है, सैनिक इधर से उधर जा रहे हैं, तो रेल सप्लाई में उन लोगों की जो डिमांड्स है यहाँ की फैक्ट्रीज के द्वारा वहाँ सप्लाई किया गया, उनके वार सप्लाईज को यहाँ इंडियंस पूरा करने के लिए उनके ऊपर जोर लगाने लगे। लेड टू अ शार्प रेज ऑफ प्राइस। और ये जो डिमांड थी, जिसकी वजह से हमारे भारत देश की उस समय लोगों की जो प्राइसेस थे, कॉस्ट जो थी, वो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रैपिड फ्रिबलियस प्रॉफिट फ्रॉम द वार। लेकिन उसके उलट जो ऐसे लोग भी थे जिनको बिजनेस कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश थे। जाहिर सी बात है, जो बिजनेस करेगा, अगर चीजें महंगी होंगी, चीजों की ज्यादा डिमांड होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट उन्हीं को मिलेगा। तो जो बिजनेस ग्रुप थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल उस समय चल रहा था। As you seen, the war created a demand on the industrial group, jute bags, cloth rails, and caused a decline of impact from other countries into India. अब आपने जैसे चैप्टर नंबर जो 7 है आपका वीवर्स और स्मिथर्स वाला था, उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो रेल की पटरियों की डिमांड ज्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि रेल से ही सैनिक एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। उनकी जो भी डिमांड्स थी, सप्लाई थी उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार की, वो यूरोप की जो कंट्रीज थी जहाँ पर उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी दूसरे देशों में, वहां पर सप्लाई करने के लिए यहाँ से ही लोहा भेजा जा रहा था। तो इस वजह से जूट के जो बैग है, क्लोथ्स है, रेल्स की जो है, वो सारी उनकी कॉस्ट तो ज्यादा हो गई, लेकिन दूसरी कंट्रीज में हमारा जो आयात था, यानी जो सामान हमारे देश में जो भेजा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया, यानी निर्यात, आयात कम, निर्यात ज्यादा होने लगा। So Indian industry experienced during the war and Indian business group began to demand greater opportunity. अब यहाँ पर लोगों को ये दबाव होने लगा कि जो कुछ भी आपके उद्योग हैं, यानी उद्योग धंधे हैं भारतीयों के, वो खुद अपनी डिमांड्स को यहाँ पर पूरी करें, और उस डिमांड्स के जो है भरपाई जो बाहर से आ रही है, वो खुद आपको यहाँ से करना है। अब आपको बाहर से कोई चीज नहीं दी जाएगी। जो कुछ भी अपने बिजनेस से रिलेटेड है, ग्रुप्स के हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है, वो सब के सब आपको यहीं से पूरा करना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जो था वो उस समय देश सामने फेस करने लगा। तीसरा कारण, द वार आल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी, विलेजेस वर
pressurized to supply soldiers for an alien cause. अब यहाँ पे एलियन मतलब विदेशी से है, वो एलियन नहीं जो स्पेस में रहते हैं, वो वाले नहीं। यहाँ पे लोगों का जो ब्रिटिश जो आर्मी थी या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ के जो विलेजेस थे, उनके जो जवान लोग होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर करने लगा, जबरदस्ती आप आर्मी में भर्ती हो जाओ, और फिर उन बाहरी विदेशी लोगों के साथ जो युद्ध चल रहा था ब्रिटिश का, यानी यूरोपियंस का, उसमें उनको भाग लेने के लिए प्रेशराइज किया गया। A large number of soldiers were sent to serve abroad. इसके लिए यहाँ के भारतीय जो सैनिक थे या भारतीय जो युवा थे, जबरदस्ती उनको सैनिक बना करके बाहर विदेशों में युद्ध करने के लिए भेजा गया। Many returned after the war with an understanding of a ways in which imperial powers a desire to oppose colonial rule in India. अब जब वहां से लोग यहाँ पर वापस आए युद्ध के मैदान से, तब उनके मन में ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो ब्रिटिशर्स है, ये अपने हित के लिए हमें भी यूज कर सकते हैं। इनके मन में हमारे लिए कोई दया भाव नहीं है, कोई भी हमारे हित के लिए नहीं सोच रहे, और ये हमें ऐसे युद्ध में भेज रहे हैं जो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इस बात के कारण भी लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होने लगा, और वो लोगों को इस बात में सपोर्ट दिलाने लगे। और यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल था इंडिया के अंदर, उसको वो जल्द से जल्द अब उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार हो गए। अब उनके मन में ये भी आ गया था कि जो एशिया है, अफ्रीका में जो लोग हैं, जहाँ से इनका युद्ध चल रहा है, और उनके डिजायर, जो लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो ऐसे लोग थे, यानी कि अफ्रीकन लोग भी थे, वो भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल, यानी किसी अमेरिकन जो उस समय उनके ऊपर अधिकार करे थे, वो उनके कारण दुखी थे। तो जब युद्ध में आपस में ये सब मिले, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ की बातों को रखा, तब ये पूरा क्लियर हो गया था अफ्रीका और एशिया में कि जो ये कॉलोनियल रूल है, वो कहीं पर भी जो उनके गुलाम हैं या जिनके ऊपर वो पावर करके काम कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उनके बेनिफिट में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने में, अपने देश की बाउंड्रीज बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। तो ये सब कारण से भी हमारे भारत देश में जो रूलिंग कॉलोनियल रूल था, उसको लोग उखाड़ कर फेंकने में अब एक मन हो गए। चौथा कारण था देयर ऑफ फोर्थ वर्ड फर्दरमोर in 1917 there was a revolution in Russia। अब ये जो 1970 में 17 में रशिया के अंदर, रूस के अंदर क्रांति हुई। इस रूस की क्रांति को आप 9th में पढ़ोगे। मैंने शुरू में ही चैप्टर आपको बताया था कि बहुत से ऐसी क्रांतियां हुई, रेवोल्यूशन हुए जो हमारे भारत देश से इंस्पायर हुई, और यहाँ से शेडो की तरह वहां पर भी उन्होंने काम किया। तो आप जब 9th में जाओगे, इसी रशियन जो है रेवोल्यूशन का और भी जरा डिटेल में पढ़ोगे। तो जब वहां पर रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उसकी न्यूज अबाउट peasants and workers struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalism। तो जब रूस की क्रांति हो रही थी उसी समय 1970 पे, उसकी जो न्यूज थी वो कि भाई किस तरह से जो किसान है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ के फैक्ट्रीज के वर्कर, और उनके स्ट्रगल्स की जो नए नए एक समाजवादी, एक ऐसे समाज को लेकर के वो सब लड़ रहे हैं जो उनको एकता दे, जो उनको मौलिक उनके जो अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रांस के जो मोनार्चीज थे, उनको उखाड़ने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, वो सब बातें भी जब इंडिया के अंदर लोगों के अंदर सुनाई देने लगी, वो समाचार आने लगे, तो इसके द्वारा भी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कि अब हम भी, जब दूसरे देश अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ सकते हैं, तो हम भी अपने देश को विदेशी यानी कि ब्रिटिशर से आजाद कराने के लिए एक मन से उनके साथ इनकी इंस्पिरेशन लेकर हम भी अपने नेशन के एक नए आगे फ्री फ्री एक नेशन को हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे थे आपस में, एक देश दूसरे देश की न्यूज के द्वारा, उनके स्ट्रगल को सुन करके। ये क्लियर हो गया? ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या चीज को एक्सप्लेन करना है? पूरा नहीं, कहाँ से आपको डाउट है वो मुझे बताइए। मैम क्या सुन रहे थे फिर आप?
1970 का ये जो था कि 1970 में दूसरे देश जो था रशिया, वहां पर भी एक क्रांति हो रही थी और उस क्रांति की जो न्यूज़ थी कि किस तरह से किसान और जो वहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? वो भी आज़ादी के लिए। उस समय उनका भी देश गुलाम था और उनके बीच के जो आइडिया थे समाजवाद के, एक ऐसे समाजवाद जिसमें लोगों का राज्य हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों की सरकार हो। तो वो आइडिया जो थी यहाँ लोगों के अंदर सर्कुलेट हुआ। एक देश से दूसरी जगह जब ये बात न्यूज़ सुनने को मिली तो उसकी वजह से ये इंस्पायर हो गए हमारे देश के जो राष्ट्रीय जो जन आंदोलन था वो इस बात से और भी ज्यादा उत्साहित हो गया कि जब दूसरे देश अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो हम भी अपने देश की आजादी के लिए लड़ेंगे और उसी से वो इंस्पायर होकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए, उत्साहित हो गए कि अब हम अपने देश की आजादी इन ब्रिटिशर से लेकर रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर Yes, हो गया? ma'am. ओके। Yes, ma'am. पॉइंट ऑफ Yes. Yes, ma'am. अब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एंट्री हुई। किस Yes, प्रकार ma'am. से महात्मा गांधी ने आगे जो हमारे आंदोलन थे, जो मूवमेंट्स थे, उसको लीड किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड और जो पिछले जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी जैसे रॉलेट एक्ट हुआ और नॉन कॉपरेशन हुआ, डिसोबीडियंस जो वो ये सब मूवमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपके क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। It is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. ये सारी एक्टिविटीज जब हो रही थी तब महात्मा गांधी एक बड़े जन आंदोलन के नेता के रूप में उभर कर आए। क्यों? जैसे महात्मा गांधी एजेड 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 46 ईयर्स होने के बाद, मतलब 46 जब उनकी उम्र थी तो वो भारत देश में वापस आए। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वहां पर वो एज ए लॉयर, बैरिस्टर के रूप में वो काम कर रहे थे, मीन्स एज ए लॉयर थे वहां के। फिर हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री in non-violent marches against Russian restriction. He was already a respected leader. अब वहां पर भी भारतीयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, उस चीज के लिए जो वहां पर उन्होंने कुछ आंदोलन किए थे, मार्च निकाले थे, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में उनकी होने लगी थी, लोग अब जाने लगे थे और उनको एक बहुत सम्माननीय नेता के रूप में उनकी पहचान होने लगी थी। नॉन इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से लोग अब उनको नॉन वायलेंस यानी अहिंसक रूप से उन्होंने जो मार्च निकाले थे, लोगों को इंस्पायर किया कि हिंसा से नहीं, मारपीट से नहीं, मार्चिंग मार्च के द्वारा, जुलूस के द्वारा या अपने भाषणों के द्वारा उन लोगों को इंस्पायर किया ताकि अपनी आज़ादी को वो ले सके। तो इन सब चीज़ों की चर्चा उनके यहाँ आने से पहले इंटरनेशनली उनको एज अ लीडर फेम दिला दिया। His South African companion had brought him in contact with various types of Indian. अब जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो बहुत सारे उनके कॉन्टेक्ट्स होने लगे थे अलग अलग इंडियंस में, जैसे हिंदू थे, मुस्लिम थे, कुछ पारसीज थे, जो क्रिश्चियंस थे, गुजरातीज थे, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो ये सारे जो फेम थे, अलग अलग तरह के लोगों के साथ उनके कॉन्टेक्ट जो थे वो अफ्रीकन जो कंपेनियन थे उनके साथ उनके बन गए थे। महात्मा गांधी spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and the overall situation. पहले साल तो जब वो वापस आए तो उन्होंने आते ही सारे आंदोलनों को अपने हाथों में ले लिए। सबसे पहले उन्होंने पूरे भारत देश का दौरा किया, ट्रैवल किया। क्यों ट्रैवल किया? यहाँ के लोगों को समझने के लिए, उनकी क्या नीड है, किस चीज की वो मांग करते हैं, क्या उनकी मांगे ऐसी हैं जो लीगल है? ऐसा तो नहीं है कि वो जन आंदोलन आजकल चल रहा है उससे इंस्पायर होकर के जबरदस्ती कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं और उनकी मांग ना हो, तो उनकी नीड्स को जज करते थे। एंड ओवरऑल सिचुएशन, जो वहाँ की परिस्थिति होती थी, जहाँ लोगों का नीड होती थी, उनकी मूवमेंट्स होती थी, वो सारी जगहों को समझकर उन्होंने पूरे एक साल तक पूरा भारत भ्रमण किया। इस अर्लीस्ट intervention were in a local movement in Champaran, Kheda, and Ahmedabad, where he came into contact with
राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। शुरू के जो लोकल उनके मूवमेंट्स जो आंदोलन होते थे, जैसे जो चंपारण में उन्होंने किए, खेड़ा में और अहमदाबाद में, तो वहां पर जब ये आंदोलन हो रहे थे तो उनके जो साथ में राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बाद में के पहले राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। साथ में वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जब ये आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में उन्होंने लगाया। ठीक है। इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। यहाँ अहमदाबाद में मिल के जो वर्कर्स थे उनके साथ उन्होंने एक हड़ताल की जो कि सक्सेसफुल हुई 1918 में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उसके अलावा क्या ऐसी घटनाएं हुई 1919 से लेके 1922, 4 साल के बीच में, जिन्होंने इस मूवमेंट को, जो धीरे चल रहा था, अचानक से एकदम तेजी ले आए और लोग जो थे बिल्कुल अब ये मान के चलने लगे थे कि महात्मा गांधी उनका मसीहा है और जो उनको हमारे लिए ही भेजा गया है। ये सारी बदलाव अब उनके आंदोलनों में दिखने लगी। तो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह किस बात में था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह उसको बोलते हैं कि एक ऐसा आंदोलन जो सत्य के रूप में, यानी सत्य को सामने रखकर उसके लिए हट किया जाए या आग्रह किया जाए। तो यहाँ पे सत्याग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि महात्मा गांधी का जो नारा था वो था सत्य, कि अगर सच्चाई है तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। और इसी बात को उन्होंने अपने जितने भी मूवमेंट्स थे उसमें उन्होंने सामने रखा, एक अहिंसा को और एक सत्य को। तो सत्य के ही लिए कि अगर जहाँ पर भी जो डिमांड हो रही है लोगों की, वो सच्चाई है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। और यही सच्चाई जो है वो हट कर रही है, हट मीन्स अपनी जिद कर रही है अपनी चीजों को लेने के लिए, इसीलिए ही ये सत्याग्रह कहा गया। In 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को शुरुआत करने के लिए कहा गया, उन्होंने शुरू किया। इसके अगेंस्ट में रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश ने उसी समय पास किया था, एक एक्ट, एक बिल पास किया था। इस बिल में क्या बोला गया था, क्या मांग थी इसमें? द एक्ट कर्बेट फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। इस एक्ट में ये माना गया था कि जो मौलिक अधिकार है, जैसे एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, आप भाषण दे सकते हैं, या पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके ऊपर ये एक्ट लगा के बंद कर दिया गया था कि कोई भी अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, ना भाषण में, ना लिखकर, ना ही कोई आर्टिकल में, ना ही कुछ किसी भी तरीके से। तो ये एक्सप्रेस करने का जो फ्रीडम था, वो जो फंडामेंटल राइट था, वो खत्म कर दिया गया। और एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। अब ये पुलिस पावर की जो थी, पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था। आगे आप पढ़ेंगे इस पावर के चलते क्या नुकसान हुआ। बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ जिस तरीके से ब्रिटिश ने पुलिस को जो पावर दे दी गई। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना and other felt that the government had no right to restrict people's basic freedom। महात्मा गांधी जी और जिन्ना और दूसरे जो ऐसे लोग थे जो उस समय लीडर्स थे गवर्नमेंट में, उनको ये लगा कि ये सही नहीं किया कि लोगों की जो बेसिक है, फंडामेंटल राइट्स है, जो एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपने विचारों को आदान प्रदान करके अपनी भावनाओं को बताने का जो अधिकार है, और उस चीज को ब्रिटिशर्स रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टेंट्रनिकल। उन्होंने इस जो एक्ट को एक प्रकार से शैतानी शैतानी या गंदा इसका एक्ट कहा कि भाई बहुत ही बुरी चीज है। और साथ ही उसको बोला कि तिरस्कार पूर्व है, इसका पूरी तरीके से हम इसके बारे में मतलब अच्छे व्यूज नहीं है। गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violence opposition on this act। लोगों से आह्वान किया कि भाई 6 अप्रैल 1919 का जो दिन है वो आप अहिंसक रूप से, अहिंसावादी जो पोजीशन है अपने आप को रखेंगे, और इस दिन को आप जो है अपमान और प्रार्थना, इसके लिए आप मान के, अपमान मतलब जो हमारा अभिमान अपमान हो रहा है और उसके लिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, उस चीज को हम इस
आंदोलन से जोड़ेंगे। हम कोई अहिंसा नहीं करेंगे, हम मार-धाड़ नहीं करेंगे, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जो 6 अप्रैल का जो हमारा दिन है, उसको हम नॉन वायलेंस रूप से मनाएँगे और उसमें हमारा मोटिव होगा अपमान और प्रार्थना। इसके लिए वो क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। सत्याग्रह सभास वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। इसके साथ-साथ सभाएँ करेंगे, मीटिंग्स करेंगे ताकि इस मूवमेंट के अगेंस्ट में हम लोगों को जो है बता सके, लोगों के अंदर जन भावना शुरुआत कर सके और सहयोग दिखा सके। तो इस तरह से बहुत शांतिपूर्वक ढंग से वो अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे थे। कौन? महात्मा गांधी। The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government through although it was largely restricted to the cities. अब ये जो रॉलेट जो सत्याग्रह जो गांधी जी ने बोला था, पहली बार जो शुरू किया वो पूरे देश का जन आंदोलन हो गया। यानी जितने भी शहर थे, जितने भी शहर थे, गाँव में नहीं, जितने भी शहर थे उन सभी में ये जो जन आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह के लिए, उसके विरोध में सब जगह सभाएँ होने लगी। लेकिन ये जो सभाएँ थी ये केवल शहरों तक हो रही थी। गाँव में इसका असर कम हो रहा था, यह देखने को नहीं मिला। In April 1919, there were a number of demonstration and hartal in the country and the government used brutal measure to suppress them. अब जब जगह-जगह हड़ताल हो रही थी, जब सभाएँ हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए उन्होंने भी कुछ विरोध किया, जो कि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। ब्रूटल मतलब अहिंसा से या अमानवीय तरीके से उन्होंने उस हड़तालों को, डेमोंस्ट्रेशन को, जुलूसों को रोकने की कोशिश करी। द जलियांवाला बाग एस्ट्रेट influenced by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day were a part of this repression. यही जो था सबसे बड़ा कि पुलिस को जो पावर दे दिया गया था तो जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में जो कांड किया था उसका सबसे बड़ा नमूना था ब्रिटिशर्स का अपने ब्रूटली अपने अमानवीय जो व्यवहार था उसको शो करने का। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. अब आप जलियांवाला बाग में जानते हैं किस प्रकार से लोग जो थे वहाँ इकट्ठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे सत्याग्रह ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जब वहाँ पर पंजाब में जो जनरल डायर थे उनके एक पार्क में जब लोग मीटिंग कर रहे थे देखिए यहाँ पर और मीटिंग होते उसका जो एंट्रेंस था वो एक ही दरवाजा था उसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग थे और विदाउट एनी अलर्ट विदाउट एनी वार्निंग जनरल डायर ने जो था वो फायर करने का ऑर्डर दे दिया और उसमें कई हज़ारों लाखों लोग मरे थे उसमें। तो ये आज भी देखिए यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस तरह से जो बंदूकों की जो गोलियाँ हैं उसके निशान वॉल के अंदर जलियांवाला बाग में आज भी देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से बहुत ही क्रूर जो रूप था ब्रिटिशर्स का, जो पुलिस को पावर देकर उन्होंने शो किया, उसकी जो असर था वो रवींद्रनाथ टैगोर ने जो उनको एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की उपाधि ऐसी होती है जिसमें ब्रिटिश जो क्राउन है, आपका जो पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट होता है या सोसाइटी के लिए आप कोई अच्छा काम करते, उसको एनकरेज और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये उपाधि दी जाती है। तो उसको लेकर के रवींद्रनाथ टैगोर ने जब ये जलियांवाला कांड हुआ, तो ये नाइटहुड की जो उपाधि उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से खासतौर पे क्राउन की तरफ से जो महारानी की तरफ से जो दिया गया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया अपने गुस्से और अपने दुःख को जताते हुए। During the Rolik Satyagraha, the participants tried to ensure the Hindus and Muslims were united in fight against British rule. अब ये जो रोलेक सत्याग्रह हुआ था उसमें जितने भी लोग थे उनके अंदर ये बात का विश्वास हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है अब एक है उनकी यूनिटी अब एक हो गई थी अगेंस्ट किसके ब्रिटिश रूल के अब उनके अंदर ये भावना नहीं रहती थी कि हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ अपनी कास्ट या अपने रिलीजन से रिलेटेड ही बात करेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम के अंदर चाहे वो जन साधारण लोग हो चाहे वो नेता हो या फिर उसमें जो गवर्नमेंट्स में के अगेंस्ट में जो बड़े लोग भी थे लीडर्स थे उन सबके अंदर एक यूनिटी आ गई थी कि हमें इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यूनाइटेड होकर ही लड़ना है दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज द लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द country, Hindu, Muslim, and those of other religion.
और ये एक सपना भी था। लोग, महात्मा गांधी कहते भी थे कि ये जो भारत देश है सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, ये भारत भूमि सबकी है, कोई किसी एक व्यक्ति या जन समुदाय या कोई धर्म विशेष की नहीं है। हम सभी के देश, भारत भूमि हम सभी की है। और इसी बात को रख कर लोगों की जो मानसिकता थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। वो मैं में नहीं, अब वो हम में, हम सब भारतीय हैं, इस बात को लेकर वो अपने आंदोलन करने लग गए थे। He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. और महात्मा गांधी का ये बहुत ज्यादा इच्छा भी होती थी कि हिंदू मुस्लिम जो भी अन्याय हो रहा था उसको मिल करके उस अन्याय का न्यायपूर्ण रूप से सामना करे, इसमें कोई भेदभाव ना हो आपस में, रंग के कारण, धर्म के कारण या कास्ट के कारण। सब एक साथ मिलकर इस अन्याय का जो ब्रिटिश रूल कर रहा है देश के ऊपर उसका सामना करे। ये एक सपना और ये आह्वान भी था उस समय महात्मा गांधी जी का। अब दूसरा हम पढ़ेंगे खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट्स तैयार हुई। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। नॉन कॉपरेशन, जितने भी मूवमेंट्स है बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर यस हो गया मैम। सबको जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा। यस रॉलेट मैम। सत्याग्रह क्लियर हो गए, किसी को अगर नहीं आ रहा है, समझ में डाउट है बेटा, आप पूछे। ओके मैम। क्लियर हो गया है कि रोलेट सत्याग्रह क्या था, किस लिए शुरुआत हुई थी। यस मैम, क्लियर हो गया। रोलेट एक्ट में क्या एक्ट लगाया गया था, क्यों, क्या था ये एक्ट, बताएगा कोई। दो चीजें इसमें रखी गई थी इस एक्ट में, इस बिल पास जो किया था रोलेट का, उसमें दो चीज को रखा गया था और इसी के विरोध में ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, सत्याग्रह। तो क्या थे दो पॉइंट्स, कोई बताएंगे। क्या कारण था रोलेट एक्ट, क्या किस विषय पे ये एक्ट शुरुआत हुई थी। आप लोग का मतलब ध्यान नहीं है पढ़ाई में, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो, बताइए। और अपने वीडियोस उसको खोल के रखिए, वीडियो ऑफ करके क्यों रखा हुआ आप लोग ने। मेरी आवाज सुनाइए। यस मैम। हाँ जी, चाहे गलत ही बताओ बेटा, कोई बात नहीं, पता तो चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेसन को खत्म करना ही मेरा वो नहीं है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सत्याग्रह जो है, रॉलेट सत्याग्रह क्या है, रॉलेट क्या चीज थी, क्या बताया गया, क्या बोला गया था इसमें, कोई बताएगा मेरे को। रॉलेट एक्ट में बताया गया था, एक तो फंडामेंटल राइट्स जो थे, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो लोगों का खत्म कर दिया गया था। दूसरा, स्ट्रेंथन द पुलिस पावर, और इसमें पुलिस की जो पावर थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंस हुआ था वो जो है हुआ, तो इसकी वजह से लोगों ने इसको सत्याग्रह किया। दूसरा हम पढ़ेंगे खिलाफत agitations and the non-cooperation movement. खिलाफत issues was one such cause. अब खिलाफत का जो मुद्दा था, खिलाफत मतलब अगेंस्ट में जाना, वो भी एक कारण हुआ। In 1920, the British imposed the harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा। अब क्या हुआ, 1920 में जो तर्किश का जो सुल्तान था या खलीफा थे, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक बहुत जबरदस्त, या जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती थोप दिया एक संधि को। People were furious about this, and as they have been about the Jallianwala Massacre,
एक तो वैसे ही जलियांवाला बाग का जो किस्सा हुआ था वो पूरे संसार में लोगों तक पहुँच गया था। उसके कारण भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों का गुस्सा था। दूसरा, also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to remain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. दूसरा, इंडियंस जो मुस्लिम थे, उनका ये कहना जो खलीफ जो एक उनका धार्मिक गुरु के समान उनको मानते थे, उसका जो नेतृत्व है या जो लीडर है, वो वैसे ही बना रहे जैसे अभी उनके ब्रिटिशर्स ने उनको जो संधि सौंप दी गई थी, उसमें उनको मना कर दिया गया था कि आप अब धार्मिक अगुवाई नहीं होंगे, हमारी पॉलिसीज़ आपके यहाँ चलेंगी। तो इस बात से भी मुस्लिम जो थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए कि भई हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, या जो हमारे धार्मिक नेता हैं, उनको क्यों मना किया जा रहा है? ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। The leaders of the Khilafat education, Muhammad Ali, Shaukat Ali, were wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पूरी तरह से सर्वव्यापी आंदोलन की मांग कर दी कि हम अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हम मुस्लिम भी जो है वो पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट में जाएंगे और इसके लिए क्या किया गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल और now wish to initiate the flag non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala incidents and the Khilafat wrong and demand Swaraj. अब जब ये खिलाफत का जो आंदोलन हुआ तो वहाँ के जो लोग थे मुस्लिम यहाँ जो इंडियंस थे उन्होंने असहयोग आंदोलन से मांग की कि आप हमारे साथ मिलकर जो है ये जो हमारे खिलाफत हुआ है हमारे जो धार्मिक नेता को अगवा मानने से इनकार करा है उसके अगेंस्ट में आप हमारा सपोर्ट करो। महात्मा गांधी ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को भी बोला भाई आप लोग भी इस बात को सपोर्ट करिए। और फिर सबसे बड़ी बात जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके कारण भी लोगों के अंदर एक गुस्सा था। तो ये सारी चीजें जो मिलकर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं वो बढ़ाने का काम कर रहे थे और भी अपने स्वराज अब अपने देश की मांग स्वराज मतलब खुद के राज जो इंडियंस थे भारतीय लोग थे खुद अपने एक स्वतंत्र राज की मांग को उन्होंने इंस्पायर करना और भी ज्यादा शुरुआत हो गई। The non-cooperation movement gained momentum through 1921-22. अब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन असहयोग जो आंदोलन था वो बहुत तेजी से गति पकड़ने लगा। लोग असहयोग करने लगे मतलब जो पहले ब्रिटिशर्स के जैसे कॉलेजेस है स्कूल में है लॉयर्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे। अब उनके अंदर ये भावना आने लगी कि अब हम इनको सहयोग नहीं करेंगे हम इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो देना है वो बंद कर देंगे। Thousands of students left government controlled school and colleges. जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स उस समय गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे थे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे उन्होंने अपने कॉलेजेस और स्कूलों से अपना नाम कटा लिया। Many lawyers such as मोतीलाल नेहरू और सीआर दास चितरंजन दास जो हैं सी राजा गोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस और कुछ ऐसे जो वकील थे जो प्रैक्टिस करते थे ब्रिटिश कोर्ट में उन्होंने भी अपनी कोर्ट की जो प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी। जैसे कि यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू उनके पिता भी लॉयर थे। फिर चितरंजन दास जो थे उन्होंने गोपाल गोपालचारी राजा गोपालचारी और असफ अली ये सारे प्रैक्टिस करते थे ब्रिटिश कोर्ट में उन्होंने जाना बंद कर दिया। ब्रिटिश टाइटल वर बॉनफायर ब्रिटिश टाइटल्स वर रिसराउंडेड एंड लेजिस्लेटिव बायकॉट पीपल। जो उपाधियां दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जैसे हमने पढ़ा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कुछ उपाधि मिली थी और भी दूसरे लोगों को कुछ उपाधि थी मिली वो सारी उपाधियां उन्होंने वापस कर दी। और पूरी तरह से जो विधानसभा थी जो लोग पहले गवर्नमेंट में रहकर अपनी मांगों को रखते थे उन्होंने भी उसका बहिष्कार किया। पीपल लाइट पब्लिक bonfire ऑन फॉरेन क्लोथ्स जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाएगी लोगों ने उनको जला दिया। द इम्पोर्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वर ड्रेस्टली बिटवीन 1920 एंड 1922।
2 साल के अंदर जो विदेशी कपड़े जो बाहर यूरोप से आते थे, उनकी माँग बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि लोग यहाँ पे अगर आयात आता भी था, तो लोग उसको जला देते थे। बट ऑल वाज़ merely the टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन ये आने वाले एक तूफ़ान की एक जो ये कहते हैं ना आने वाले तूफ़ान की एक निशानी थी। अभी तो बहुत कुछ होना था। जो ये जन आंदोलन जो शुरुआत हो रही थी,